जय हिंद साथियों, ये कार्यक्रम सुनने, देखने और चाहने वालों को आज़ाद सैफ़ी का प्यार भरा सलाम। कहानी वतन की इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं मुगलिया सल्तनत। उससे पहले बाबर से लेकर हुमायूं तक की कहानी हम आपको पहले सुना चुके हैं। आज बात करेंगे हुमायूं के बाद मुगलिया सल्तनत की। हिंदुस्तान की तारीख में अकबर को आज भी बच्चा बच्चा जानता है। अकबर जो दिल्ली सल्तनत का एक बेहतरीन बादशाह था, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और उनके वालिद का नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था और उनकी वालिदा का नाम हमीदा बानो था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में उस वक्त आज के पाकिस्तान सिंध के राजपूत शासक राणा अमर साल के महल अमरकोट में तैमूर वंश में हुआ था। अकबर का जन्म तैमूर राजवंश की तीसरी पीढ़ी के रूप में माना जाता है। अकबर को कई अलग अलग उपाधियों से भी जाना जाता है, जिनमें अकबर आज़म, शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह, सम्राट अकबर जैसे नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर को चंगेज़ खां का वारिस माना जाता है। बचपन में अकबर की दोस्ती राम सिंह नामक एक युवक से हो गई, जिसके बाद उनकी ये दोस्ती पूरी जिंदगी रही। अकबर ने अपनी बहादुरी के दम पर पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। अकबर के इसी बहादुरी को देखते हुए लोगों ने अकबर को जहाँपनाह की उपाधि से नवाजा। अकबर बहुत ही बहादुर होने के साथ साथ एक अच्छा बादशाह भी साबित हुआ। अकबर हमेशा अपनी आवाम के हक के लिए काम करते थे और आवाम की हर एक तकलीफ पर ध्यान देते थे। अकबर के इन्हीं कामों को देखते हुए लोगों ने अकबर को अकबर महान की उपाधि से नवाजा। अकबर के जन्म के बाद इनके वालिद हुमायूं ने उन्हें देश से बाहर भेज दिया और इसलिए अकबर अपने वालिद से दूर होकर अपने चचा के यहाँ अफ़गानिस्तान चले आए। अकबर के चाचा का नाम मिर्ज़ा अस्करी था। अफ़गानिस्तान में अकबर का उनके चाचा चाची ने न सिर्फ बेहतरीन परवरिश की बल्कि अच्छी तरबियत भी दी। अकबर को बचपन से जंग करना बेहद पसंद था, इसलिए उसने जंग की कला को गहराई से सीखा, जबकि अकबर का पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं था। अकबर हर काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर था और इसके साथ साथ अकबर बहुत ही मशहूर बादशाह भी बन गया। जब अकबर की उम्र सिर्फ 13 साल थी, तभी उनके वालिद हुमायूं का इंतकाल हो गया और इसके बाद अकबर ने 14 फरवरी सन 1556 ईस्वी में मुग़ल सल्तनत को संभाल लिया। ऐसे हालात में अकबर अपने पिता के मंत्री बैरम खां की रहनुमाई, उनकी सरपरस्ती में उन्होंने राजपाट की बारीकियां सीखीं। उसके बाद अकबर अपने वालिद के सल्तनत को पूरी तरह से संभालते हुए अकबर ने पंजाब जाकर वहाँ के राजा शेर शाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी से जंग की और उसे बुरी तरह शिकस्त दी। अकबर की इस बहादुरी के आगे सिकंदर शाह सूरी ने अपना राजपाट छोड़ दिया। इस जंग के बाद अकबर का नाम और भी ज़्यादा मशहूर हो गया। जब अकबर पंजाब जंग के लिए गए थे, उसी समय मौके का फ़ायदा उठाते हुए हैमू ने दिल्ली पर हमला कर दिया और दिल्ली के तख्त पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद अकबर ने अपनी फ़ौज के साथ हैमू की सेना पर हमला कर दिया। पानीपत के दूसरी जंग में अकबर ने हैमू को बुरी तरह हरा दिया। तारीख के जानकार बताते हैं कि जब हुमायूं ने काबुल भी फतेह कर लिया, उसके बाद हुमायूं ने अकबर को बुरी नज़र से बचाने के लिए अकबर के पैदा होने की तारीख को भी बदल दिया। अकबर एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों तबकों से काफ़ी प्यार मिला और वो बहुत लोकप्रिय हुआ। अकबर ने हिंदू और मुसलमानों के बीच की दूरियों को कम करने के लिए दीन इलाही की शुरुआत की।
अकबर का दरबार आवाम के लिए हमेशा खुला रहता था। अकबर जब बादशाह बना था तो उसे उस समय की एक सम्राट के रूप में अकबर ने राजपूत राजाओं से सियासी, पारिवारिक और वैवाहिक संबंध कायम किए। काबुल से पहले अकबर अपने चाचा के पास कंधार में रहा करते थे। जिस अकबर को हम ताकतवर मानते हैं, ये कला अकबर ने अपने चाचा से ही सीखी थी, जिसके बाद अकबर ताकतवर और बहादुर बादशाह बनने में कामयाब रहे। अकबर उन बादशाहों में से भी हैं जिसने एक से ज़्यादा शादियां की। अकबर ने पहली शादी सन 1551 ईस्वी में अपने ही चाचा की बेटी रुकैया बेगम से की थी। रुकैया बेगम उनकी पहली बीवी थी। इसके बाद अकबर ने एक शादी के अलावा भी कई राजकुमारियों से शादी की थी, जिनमें सुल्तान बेगम साहिबा, मरियम उस ज़मानी बेगम साहिबा, उसके बाद राजपूत राजकुमारी जोधाबाई से शादी की। तारीख बताती है कि अकबर के दरबार की शान अकबर के 9 नवरत्न थे, जिनमें वो 9 ऐसे लोग जो अकबर को हर एक काम के लिए सलाह देते थे। आप सभी ने इन 9 रत्नों को लेकर बहुत सी कहानियाँ और किस्से बहुत सी अखबार और मैगजीनों के माध्यम से भी सुने होंगे। अकबर का दरबार उनके सलाहकारों के बिना एकदम अधूरा था। जानते हैं उन 9 नवरत्नों के बारे में, जिनमें नंबर 1 पर हैं बीरबल। अकबर के नवरत्नों में सबसे ऊपर जो नाम आता है वह है बीरबल का। यह अकबर के दरबार का सबसे ज़्यादा तेज, बुद्धिमान और अकबर का सबसे करीबी सलाहकार माना जाता है। नंबर 2 पे हैं मान सिंह। मान सिंह जो कि जयपुर के कछवाहा वंश के राजकुमार थे और अकबर के सेनापति थे। नंबर 3 पर अबुल फजल। अबुल फजल एक लेखक थे जिन्होंने आईना अकबरी और अकबरनामा को लिखा था। नंबर 4 पर थे फ़कीर अज़ी-उद-दीन फ़ाकिर। अज़ियों खान ये अकबर के मुख्य सलाहकार थे। नंबर 5 पर अब्दुल रहीम खान, ये एक महान शायर और कवि थे। ये अकबर के सरपरस्त बैरम खान के बेटे थे। नंबर 6 पर आपने मशहूर नाम सुना होगा मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के सलाहकार थे। नंबर 7 पर तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार में एक मशहूर गायक और कवि थे। नंबर 8 पर फौजी। अकबर के नवरत्नों की सूची में शामिल ये एक फ्रांसीसी कवि थे। ये अकबर के बेटे को गणित पढ़ाया करते थे। नंबर 9 पर एक मशहूर नाम टोडरमल, जो खुद जयपुर के दरबार से ताल्लुक़ रखते थे और अकबर के खजाने के उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हुआ करते थे। अकबर का साम्राज्य और उसका बढ़ना। दिल्ली आगरा फतेह के बाद, अकबर के बादशाह बनने के बाद ये उनकी सबसे पहली जीत थी। सन 1526 ईस्वी में अकबर के वालिद हुमायूं की मौत के बाद तक अकबर के पास पंजाब एक छोटा सा इलाका ही था। अकबर ने अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए ये पहली जंग की। इस जंग को पानीपत की जंग कहा जाता है। अकबर की दिल्ली व आगरा जीत के बाद उसने सन 1556 ईस्वी और 1560 ईस्वी के बीच ग्वालियर, अजमेर और जौनपुर को फतेह कर लिया और उन्हें अपने मुगलिया सल्तनत में शामिल कर लिया। अकबर के समकालीन अफगान सरदार बहादुर शाह मालवा, जिनका मालवा पर राज था, अकबर ने मालवा को अपने अधीन करने के लिए आदम खां और मीर मोहम्मद के क़यादत में एक फ़ौज मालवा पर हमले के लिए भेजी। इनमें इन दोनों के बीच बड़ी जंग हुई, जिसमें मालवा के नरेश को हार का सामना करना पड़ा और मालवा पर अकबर का कब्जा हो गया। अकबर ने अपनी सल्तनत को और बढ़ाने के लिए गोंडवाना के शासक वीर नारायण के साथ भी 2-2 हाथ किए। इस जंग को भी अकबर जीत गया। अकबर पहले चित्तौड़ पर हमला करना नहीं चाहता था। वो वहाँ की सामाजिक स्थिति व सियासी हालातों से काफ़ी मुतासिर और प्रभावित हुआ था। अकबर चित्तौड़ को अपने साथ करना चाहता था। वहाँ के शासक महाराणा प्रताप को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था
कि मुगल साम्राज्य में वो शामिल हो जाएं। काफ़ी समय तक कोशिश चलती रही, फिर आखिर चित्तौड़ को पाने के लिए अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी की जंग हुई। इस युद्ध में किसकी फतह हुई, इस बात पर तारीख में अभी भी इत्तफाक नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि बाद में ये राज्य भी मुगल शासन के अकबर के पास ही आ गया। चित्तौड़ को अपने साथ मिलाने के कुछ ही वक्त बाद रणथंभौर, कारलिधर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसा राज्य भी अकबर के साथ आ गए। इन सब से एक बात तो पक्की साबित होती है कि अकबर एक विस्तारवादी बादशाह था। अकबर के उत्तर भारत में फतेह की लगातार कामयाबी के बाद अकबर को अब मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी अपना राज्य फैलाना था, अपनी सल्तनत को बढ़ाना था। सन 1574 ईस्वी में अकबर गुजरात की ओर बढ़ा। पहली बार जब अकबर यहाँ से चला गया तो मुजफ्फर शाह ने अपने राज्य को एक बार फिर आज़ाद घोषित कर दिया। उसके बाद अकबर ने फिर हमला किया। इस बार मुजफ्फर शाह हार गया। जीत के बाद अकबर ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की ओर रुख किया और उस समय वहाँ का शासक सुलेमान था। सुलेमान ने अकबर के डर से ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद सुलेमान की मौत के बाद फिर उसके बेटे ने एक आज़ाद रियासत का ऐलान कर दिया। के बाद सन 1574 ईस्वी में अकबर ने इसके खिलाफ एक बार फिर बंगाल पर हमला किया और सुलेमान के बेटे दाऊद खान को इस जंग में हार का सामना करना पड़ा। सन 1585 ईस्वी में जब अकबर ने काबुल पर राज करना चाहा तो उस समय वहाँ का शासक अकबर का सौतेला भाई मिर्जा मोहम्मद हाकिम था। ये वही मिर्जा मोहम्मद हाकिम था जो खुद भी भारत को जीतने की मन में इच्छा रखता था। अकबर ने उसके खिलाफ भी जंग का आगाज कर दिया। इस जंग में भी अकबर को बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन उसके बाद अकबर ने अपने उस भाई पर रहम दिखाकर उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया। हाकिम की मौत के बाद अकबर ने काबुल को भी मुगलिया सल्तनत में शामिल कर लिया। इन सब जीत के बाद अकबर ने कई छोटे बड़े राज्यों को मुगलिया सल्तनत में शामिल किया। अकबर एक बादशाह के साथ साथ वह एक कुशल प्रशासक भी था। अपने राज्य में वह सबको एक ही समान देखता था, चाहे वो किसी भी धर्म या वर्ग, किसी भी श्रेणी से हों। अकबर के राज शासनकाल में सांप्रदायिक सद्भावना देखने को मिलती थी। अकबर के राज्य में हिंदू हों या मुसलमान या अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों को एक समान माना जाता था। अकबर के शासनकाल में सभी धर्मों को खुली आज़ादी थी। वे अपने धर्म से संबंधित सभी परंपराओं को मना सकते थे। अकबर के राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में कई अधिकारी नियुक्त थे जो राज्य के शासन को चलाने में अपना योगदान देते थे। अकबर के राज्य में वकील, प्रधानमंत्री, दीवान, मीर, बख्शी, मुख्य सदर और अधिकारी काम करते थे। उनके इसी निज़ाम की बदौलत अकबर न सिर्फ महान सम्राट कहलाए बल्कि आज भी लोगों के दिलों में वो जिंदा हैं। अकबर की मौत के वक्त उनकी उम्र करीब 63 साल थी। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी टीम का हौसला बढ़ता रहे। जय हिंद।